कभी आपसे किसी ने बोला है कि आप स्टेटमेंट अजम्पशन का कोई भी क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं? पता नहीं किसी और ने बोला है कि नहीं बोला, लेकिन मेरे भाई इस क्लास के बाद स्टेटमेंट अजम्पशन का कोई भी क्वेश्चन आप 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाएंगे, जैसे आप मैथ सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो भैया आज से भैया क्रिटिकल रीजनिंग शुरू कर रहे हैं, क्रिटिकल एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, या हिंदी में बोलते हैं आलोचनात्मक विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट अजम्पशन में आपको माइंड हंटर मेथड बताऊंगा, चाहे बड़े से बड़ा सवाल हो ये धराशायी कर देगा माइंड हंटर मेथड तुरंत के तुरंत। ठीक है, हाँ, बट बहुत ही जब हार्ड क्वेश्चन आ जाए, वो जो कि हमारे एसएससी में नहीं पूछते हैं, तो हम नेगेटिव टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। वो भी मैं आपको समझा दूंगा क्या है। अदरवाइज चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो वो माइंड हंटर मेथड से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो क्रिटिकल रीजनिंग हम शुरू कर रहे हैं। तो मेजर 7 टाइप्स इसमें बनते हैं। डाटा सफिशिएंसी अलग होती है, मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, डाटा सफिशिएंसी का वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कवर करेंगे स्टेटमेंट अजम्पशन, और इसी ऑर्डर में हम कवर करने वाले हैं पूरा टॉपिक। ठीक है, फिर इन्फरेंस, कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट्स, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, असर्शन, रीजन, डिसीजन मेकिंग, हम इस तरह से करने वाले हैं। अच्छी बात यह है मेरे भाई कि मैंने लेटेस्ट पीवाईक्यूज लिए, यानी एक तीर दो निशाने, टॉपिक भी खत्म और पीवाईक्यूज भी खत्म। ठीक है, देखो अब देखो इजी क्वेश्चन आएगा, तो मैंने 6 तरीके यहाँ लिखे हुए हैं। इन 6 पे छोटे छोटे एग्जांपल्स भी मैंने लिए हुए हैं। इन 6 को अच्छे से समझ लेना, एसएससी का हर सवाल ऐसे ही हो जाएगा। जहां हल्का सा फंसने की बारी आए सीधे माइंड हंटर मेथड लगा देना, काम खत्म। ठीक है, यस, इतने से अपना काम हो जाएगा। लेकिन जैसे और भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं, मान लो, है ना, कभी कोई चैलेंज कर दे, तो फिर आप निगेट टेस्ट लगा देना। मैं बताऊंगा, एग्जांपल से बताऊंगा निगेट टेस्ट क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। उससे बड़े से बड़ा सवाल ये गिरा देगा। ठीक है, बट हमारे एसएससी में आप समझ रहे हो, चाहे जितने भी लेवल के क्वेश्चन पूछ दे, बस ये 6 नियम याद रखना, और भैया माइंड हंटर मेथड जो मैं बताऊंगा, बस इतने से हमारा काम हो जाएगा। समझ आ गई? पहले मैं समझा देता हूँ ये क्या है, फिर मैंने एग्जांपल्स लिए, फिर मैं आपको वो दिखाता हूँ, वहां से ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, देखो, कोई भी अजम्पशन ऐसी नहीं लेनी भाई जो स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करे, है ना, समझ गए? स्टेटमेंट के खिलाफ हमें नहीं जाना। ठीक है, अच्छा, इररिलेवेंट अजम्पशन हमें नहीं लेनी है। ठीक है, इलॉजिकल अनरीजनेबल अजम्पशन हमें नहीं लेनी। सब एग्जांपल्स लूंगा, अच्छे से समझ आ जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देना भैया, है ना। अगर थोड़ा फनी या लोकल लैंग्वेज में बोलूँ तो भैया बड़ी अम्मा नहीं बनना। क्या नहीं बनना? ठीक है, मुझे पता अजीब सा है ये, लेकिन याद रहेगा आपको, है ना। अपना पर्सनल ओपिनियन बड़ी अम्मा ना बने। ठीक है, अपना पर्सनल ओपिनियन अपने पास रखें। ठीक है, हमें उसमें अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं लगाना है। समझ गए? यस। आउटसाइड नॉलेज, हमें समझ गए, एक्सटर्नल अजम्पशंस नहीं लेने, हमें स्टेटमेंट के दायरे को पार नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, और यानी हमें रेलेवेंट और लॉजिकल अजम्पशन ही लेनी है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, वो ज़्यादा समझ आएगा। देखो, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो हमारा ये टॉपिक है पूरा का पूरा क्रिटिकल रीजनिंग का। इसमें आपको बस 2 चीज़ें याद रखो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपका रहना चाहिए, और आपको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है। ठीक है, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाना। इतनी 2 चीज़ें समझ गए। अब हम एग्जांपल समझते हैं, मैंने क्या क्या बताया था स्टेटमेंट अजम्पशन के लिए। सबसे पहले मैंने कहा कॉन्ट्राडिक्टरी अजम्पशन, यानी समझ गया, हमें स्टेटमेंट के खिलाफ नहीं जाना है। देखो इसने क्या बोला, कह रहे स्टेटमेंट दिया है, एक्सरसाइज इंप्रूव्स हेल्थ, एक्सरसाइज हेल्थ इंप्रूव करती है। हमें इसे जनरल लाइफ से नहीं जोड़ना है, हमें बस इतना देखना है। हमें इससे पहले पता ही नहीं था कि एक्सरसाइज हेल्थ इंप्रूव करती है कि नहीं करती है, हमें तो अभी पता चला है। समझ गए? स्टेटमेंट भैया भगवान है, क्या है? भगवान है। ठीक है, भैया भैया बोला, मैं भैया बोलता हूँ। ठीक है, तो भैया ने क्या बोला कि एक्सरसाइज हेल्थ को इंप्रूव करती है। एजम्पशन क्या ले लिया? एक्सरसाइज हार्म्स हेल्थ। भैया भैया के खिलाफ नहीं जाना है, गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। हमें स्टेटमेंट भैया, समझ गया, भाई भैया बोलता हूँ, भैया के खिलाफ हमें नहीं जाना। भैया बोल रहे हैं कि एक्सरसाइज हेल्थ इंप्रूव करती है, आप कह रहे हो हार्म करती है, आप गलत हो गए। ठीक है, हाँ, भैया के खिलाफ, स्टेटमेंट के खिलाफ हमें नहीं जाना। ठीक है, दूसरा देखो, इररिलेवेंट अजम्पशन नहीं लेनी है। जैसे मैंने बोला, द शॉप रिड्यूस्ड प्राइसेस टू इंक्रीज सेल्स, दुकान वाले ने अपने प्राइसेस कम कर दिए ताकि सेल्स बढ़ सकें। प्राइस कम करेंगे तभी तो ज़्यादा लोग आएंगे। आप कह रहे हो पीपल लाइक वॉचिंग मूवीज, है समझ? अभी एग्जांपल आपको लग रहा है, लेकिन जैसे पीवाईक्यू सॉल्व करोगे एक एक चीज़ काम आएगी। ये 6 एग्जांपल बहुत काम आएंगे आपके। ठीक है, तो ये क्या इररिलेवेंट से ले लिया, ये बात क्या चल रही थी, कहाँ पहुँच गए। ठीक है, तो इस तरह के इररिलेवेंट अजम्पशन से हमें बचना है। ठीक है, तीसरे पे हो इलॉजिकल अनरीजनेबल अजम्पशन। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे स्टेटमेंट मैंने दिया एक्सरसाइज इंप्रूव्स फिटनेस, मैंने बोला एक्सरसाइज इंप्रूव्स फिटनेस, आपने अजम्पशन ले लिया एक्सरसाइज मेक्स अ पर्सन इमॉर्टल। अरे भैया,
अपना पर्सनल ओपिनियन अपने पास रखिए, है ना। हमें एक्सट्रीम में नहीं जाना है। आप भैया कितना आपसे भैया ने क्या बोला, भैया ने सिर्फ इतना बोला कि एक्सरसाइज फिटनेस को इम्प्रूव करती है। आप कह रहे हो एक्सरसाइज ना इंसान को इमॉर्टल बना देती है। भैया हमें एक्सट्रीम में नहीं जाना, हमें भैया के खिलाफ नहीं जाना, अपना पर्सनल ओपिनियन हमें नहीं देना है ना। कि एक्सरसाइज, इसने क्या भैया ने ये बात यहाँ पे बोली थी, ऐसा कुछ इन्होंने बोला था कि आप एजम्पशन ले रहे हो कि पर्सन को इमॉर्टल बना देगी, नहीं, समझ गए ना। तो इस तरह से हमें इलॉजिकल अनरीजनेबल एजम्पशन से बचना है, ठीक है। पर्सनल ओपिनियन नहीं लगाना, मैंने पहले बोल दिया। क्या, जैसे एग्जांपल मैंने दिया, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द स्कूल इंट्रोड्यूस्ड स्मार्ट क्लासेस। स्कूल ने स्मार्ट क्लासेस को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। एजम्पशन क्या ले रहे हो, स्मार्ट क्लासेस आर द बेस्ट। भाई अपना पर्सनल ओपिनियन अपने पास रखिए। आप बेस्ट बोल रहे हो, कहाँ कौन से उससे बेस्ट बोल दिया आपने। ये भैया जितना बोल दे बस उतना ही मैटर करता है, बाकी चीज़ें मैटर नहीं करेंगी, है ना। उस दायरे से, उस नॉलेज से बाहर हमें नहीं जाना है। भैया ने सिर्फ इतना बोला, द स्कूल इंट्रोड्यूस्ड स्मार्ट क्लासेस। स्कूल ने स्मार्ट क्लासेस इंट्रोड्यूस करी, आप करो स्मार्ट क्लासेस आर द बेस्ट। हमें ये सब नहीं बोला, हमें अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देना है, समझ गए, ठीक है। आउटसाइड नॉलेज, है ना, समझ गए। देखो जैसे मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, द गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ स्कॉलरशिप, ठीक है। गवर्नमेंट ने एक स्कॉलरशिप लॉन्च करी, आपने एजम्पशन यहाँ पे लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट हैज़ अनलिमिटेड मनी। भैया ये आपको कैसे पता, आपको कोई बता के गया था है कि गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड मनी है ना। तो भैया ने क्या बोला, भैया ने सिर्फ इतना ही बोला, गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप लॉन्च करी, आप करो गवर्नमेंट के साथ अनलिमिटेड मनी है। तो अपना यहाँ पे आउटसाइड नॉलेज नहीं लगाना है। बात समझ आ गई, यस। छठा देख लो जल्दी से, फिर हम सीधे एग्जाम्पल्स पर आते हैं, PYQs पे वो ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। क्या करना है कि स्टेटमेंट दिया है, द शॉप रिड्यूस्ड प्राइसेस टू इंक्रीज सेल्स, है ना। शॉप ने सेल्स बढ़ाने के लिए प्राइसेस जो है कम कर दिए। एजम्पशन क्या लिए, लोअर प्राइसेस में अट्रैक्ट मोर बायर्स। हाँ, तो ये हमने वही बात बोली जो भैया ने बोली, बस हमने उसको थोड़ा सा ट्वीक करके दोहरा दिया है। तो हम भैया के सपोर्ट में, इसका मतलब ये सही हो गया, है ना। तो हमें भैया के सपोर्ट में रहना, भैया मतलब स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट के सपोर्ट में रहना है हमको, ठीक है। हमें ना तो अपना आउटसाइड नॉलेज लगाना है, ना ही हमें अपना पर्सनल ओपिनियन देना है, ठीक है। तो शॉप रिड्यूस्ड प्राइसेस टू इंक्रीज सेल्स, हाँ, तो लोअर प्राइसेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट मोर बायर्स, है ना। खुद भैया ने बोला था कि शॉप ने पैसे कम किए ताकि सेल्स बढ़ सके, ताकि लोग ज़्यादा आए, है ना। वही बात आपने बोल दी असम्पशन में, तो आप सही हो, क्लियर है। अब मैंने निगेट टेस्ट बताया था, निगेट टेस्ट क्या होता है, इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। बहुत एक्सट्रीमली हार्ड क्वेश्चंस में हमें इस्तेमाल करना है, अदरवाइज माइंड हंटर मेथड मैं आपको PYQ में समझाऊंगा, ठीक है। तो कुछ स्टेटमेंट देखो क्या है, द शॉप शुड स्टे ओपन लेट बिकॉज मैनी कस्टमर्स कम लेट। दुकान देर तक खुली रहनी चाहिए क्योंकि कई ग्राहक देर से आते हैं, ठीक है। असम्पशन क्या लिया, कीपिंग द शॉप ओपन लेट विल हेल्प सर्व दीज कस्टमर्स। हाँ, ऐसे हमें पता है कि ये सही है, लेकिन मान लो जब टफ क्वेश्चन होगा तो कैसे करोगे। आपको बस इतना करना है कि आपको इसमें नॉट लगा देना है, इसमें ना लगा देना है। अगर इसमें ना लगाते ही इसका अस्तित्व तो खत्म हो जाए, इसका कोई मतलब ही ना रहे, तो ये हमारा सही हो जाएगा जो असम्पशन होगी, समझ गया। ये कब मैं बता रहा हूँ, ये मैं इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट मैं बता रहा हूँ कभी ऐसा कुछ आगे आगे असम्पशन में बहुत हार्ड क्वेश्चन आ जाए तो इसका इस्तेमाल कर लेना। अदरवाइज मेरा वो जो 6 नियम मैंने बताए वो, ठीक है, 6 नियम बताया मैंने वो, प्लस माइंड हंटर मेथड जो मैं बताऊंगा, बस उनसे हमारा काम हो जाएगा, चाहे जैसा भी सवाल हो, ठीक है। तो अभी मैं बस बता दे रहा हूँ, बताने के लिए, है ना, कि आपको समझो। अगर बहुत टफ को भी क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। आप ना इसमें नो लगा दो, कीपिंग द शॉप ओपन विल नॉट हेल्प दीज कस्टमर। तो भैया अब इसके पास जाओ तो इसका क्या अस्तित्व तो खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। कैसे भाई, आपने बोला कि शॉप लेट तक खोली रहेगी ताकि कस्टमर को सर्व कर सको आप देर तक। आप यहाँ एजम्पशन हो गई, कीपिंग द शॉप ओपन लेट विल नॉट हेल्प सर्व द कस्टमर। तो ये खत्म हो गया, तो इसका भी आधार खत्म हो गया ना। हाँ, इसका मतलब एजम्पशन सही है, समझ गया। एजम्पशन क्या हो गई, सही हो गई, है ना। हमें तो पता ही था, साफ साफ दिखाई दे रहा था कि हाँ भैया के सपोर्ट में हमें तो सही है, लेकिन बता दिया कि ये चीज़ काम कैसे करती है। अगर इसका आधार खत्म ना होता, फर्क ही ना पड़ता, तो फिर ये गलत हो जाती। तो मैं कहूँगा आप समझ गए, इसको यहीं पे रहने दो, ठीक है। हम अपना जो है आते सवालों पे, ठीक है। यहाँ पे हम उन 6 तरीकों प्लस माइंड हंटर मेथड का इस्तेमाल करेंगे, कोई भी सवाल उड़ा देंगे, ठीक है। CGL Tier 2 2023 का सवाल है, देखो क्या कह रहा है, ठीक है। बाकी मैंने Tier 1 2025 के भी सवाल लिए। मेंस में इन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा था, वो भी स्टेटमेंट कंक्लूजन से पूछा था, जो कि मैं अगले टॉपिक में लूंगा, ठीक है। क्या कह रहा मैनी स्टूडेंट्स हैव गॉट इनटू द हैबिट ऑफ प्लेइंग मोबाइल गेम्स। आप एक चीज़ मैं आपको बस बोलना चाहूँगा, आप जब भी पढ़ें थोड़ा ध्यान से पढ़ें, ठीक है। बाकी मैं बताऊँगा ये माइंड हंटर मेथड क्या है, अभी ध्यान से देखो। मैनी स्टूडेंट्स, है ना, क्या कह रहे हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, हैव गॉट इनटू द हैबिट ऑफ प्लेइंग मोबाइल गेम्स एंड दैट इज़ वाई दे परफॉर्म पुअरली। और इसीलिए उनका जो परफॉर्मेंस है पढ़ाई में वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो मोबाइल गेम खेलने की हैबिट में आ गए हैं, ठीक है।
अब असम्पशन क्या कह रहा है? पहला असम्पशन कहता है मैनी स्टूडेंट्स आर नॉट पेइंग अटेंशन टू स्टडीज बिकॉज ऑफ मोबाइल गेम्स। भैया ने भी यही बोला। भैया ने क्या बोला? भैया ने कहा जो बहुत सारे बच्चे ना ये मोबाइल गेम भैया खेलते हैं। तो आपने कहा अच्छा भैया, इसीलिए उनके जो परफॉर्मेंस है पढ़ाई में वो खराब हो गई है। और पहला एग्जाम्पशन क्या कह रहा है? बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई में अटेंशन नहीं दे रहे हैं, इसीलिए क्या टू स्टडीज बिकॉज ऑफ मोबाइल गेम के चलते। हाँ तो बिल्कुल सही है, भैया के सपोर्ट में ही है कि नहीं? जो भैया ने कहा वही बात इन्होंने दोहरा दी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? दूसरा असम्पशन, इट इज बिकॉज ऑफ मोबाइल गेम्स दैट स्टूडेंट्स फेल इन द एग्जामिनेशन। भैया ने ये नहीं कहा था। आप समझ पा रहे हैं? ध्यान से समझिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। ये एक जनरल स्टेटमेंट हो गया। मैं आपसे एक बात पर ध्यान बताना चाहूँगा, आपको रीड करना आना चाहिए, पढ़ना आपको आना चाहिए। क्या आपको ये चीज़ समझ आती है अंग्रेजी में? अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी गड़बड़ है तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा है मोबाइल गेम्स के कारण ही विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं। ये अब पता कहाँ चला गया? ये आउटसाइड वर्ड का नॉलेज चला गया है ना। मैं अभी अब ना तो 6 नियम लगा रहा हूँ ना मैं माइंड हंटर मेथड लगा रहा हूँ। मैं बस इतना बता रहा हूँ कि आपको इसको पढ़ने से ये समझ आता है कि ये आउटसाइड नॉलेज की बात कर रहा है, एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा है। हमें जनरल स्टेटमेंट नहीं देना है ना। हमें बड़ी अम्मा नहीं बनना। मैंने बताया था हमें क्या नहीं बनना, हमें बड़ी अम्मा नहीं बनना है। ठीक है, हमें अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देना, हमें कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं देना। क्या कह रहा है ये? कह रहा है मोबाइल गेम्स के कारण ही बच्चे एग्जाम में फेल होते हैं। भाई यहाँ पे सिर्फ इतनी भैया ने बात कही थी कि मैंने स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे हैं, सारे नहीं। आप समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? ये जनरल स्टेटमेंट दे दिया कि जो बच्चे फेल होते हैं सिर्फ मोबाइल गेम्स की वजह से ही फेल होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है ना। एक जनरल स्टेटमेंट, हमें जनरल स्टेटमेंट नहीं लेने हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ इस स्टेटमेंट के दायरे में रहना है। आपको ये बात समझ आ गई? अब हमने पूरी माइंड हंटर मेथड का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ और 6 जो मेथड बताए उसी से उगा रहे हैं हम इसको। समझ गया मैं क्या कर रहा हूँ? हमें ये वही बात हो गई जो मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप लॉन्च करी है और आप क्या कह रहे हो? गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पैसा है। भाई अपना आउटसाइड का नॉलेज अपने पास रखो। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हो गई। इतनी बात कही गई थी, आप बोलने लगे कि जो सारे बच्चे फेल होते हैं वो मोबाइल गेम्स के कारण ही होते हैं। भाई सारे बच्चे, हमें यहाँ पे मैनी स्टूडेंट्स था, सारे बच्चों से मतलब नहीं है हमको। समझ गया? हमें जनरल स्टेटमेंट नहीं देनी। इसका मतलब क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे हमारा? ओनली वन इज इम्प्लिसिट। बात समझ गए? केवल जो पहला है विकल्प वो अंतर्निहित है। इसीलिए देखो हिंदी में क्या लिखा रहता है? अंतर्निहित, जो समाया हुआ है किसमें? स्टेटमेंट में। समझ गए? इसीलिए हिंदी में क्या लिखा है? अंतर्निहित, इम्प्लिसिट। अब इम्प्लिसिट का मतलब समझे क्या है? उसी में सन्निहित है, अंतर्निहित है, शामिल है, और उस शामिल से हमें बाहर नहीं जाना, उस दायरे से बाहर नहीं जाना। समझ गए? समझ के बहुत सिंपल है, यानी ओनली वन इज इम्प्लिसिट। आगे देखो क्या कह रहा है? कह रहा है एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। क्या कह रहा है? कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग कॉन्टामिनेट्स सॉइल एंड वाटर, मिट्टी और जल को दूषित कर देता है ना भाई। आप अगर पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक दवाइयाँ मिलाओगे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फसलों को उगाने में, तो सॉइल और वाटर को कॉन्टामिनेट कर देगा, दूषित कर देगा। ये मैं जनरल नॉलेज नहीं बोल रहा हूँ, मैंने आज ही समझो सीखा है, मुझे इससे पहले पता ही नहीं था। मुझे स्टेटमेंट में आज ही पता चला कि ऐसा होता है। समझ गए ना? इतना विश्वास करना है स्टेटमेंट के ऊपर जब आप स्टेटमेंट असम्पशन सॉल्व कर रहे हो। ठीक है। रेसिड्यूज इन क्रॉप्स एंड इवेंचुअली एंटर द फूड चेन। क्रॉप में रह जाता है वो कीटनाशक, ये मैं पढ़ के बता रहा हूँ कि क्या कह रहा है। क्रॉप में, फसल में रह जाता है वो कीटनाशक और फूड चेन में एंटर कर जाता है। फूड चेन यानी आप खाओगे फिर इस तरह से करके ना, हाँ, फूड चेन में एंटर कर जाएगा। क्रिएटिंग थ्रेट टू ह्यूमंस। कौन क्रिएट कर रहा है थ्रेट टू ह्यूमंस? पेस्टिसाइड्स। जो ये भैया पेस्टिसाइड्स हैं, कीटनाशक हैं, वो ह्यूमंस को के लिए खतरा पैदा कर रहा है। ये स्टेटमेंट समझ आ गया? अच्छे से स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेना है अच्छे से। ठीक है, अब पहला देखो क्या कह रहा है असम्पशन, एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। अभी मैंने माइंड हंटर नहीं बताया क्या है, ठीक है, अभी आगे बताएंगे, जब मैं बताऊंगा तो बता दूंगा आपको। ठीक है, एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज नॉट गुड फॉर द पीपल। हाँ, तो ये तो भैया की बात आपने दोहरा दी। यहाँ पे आपने क्या बोला? पेस्टिसाइड्स का ज्यादा इस्तेमाल ह्यूमंस के लिए खतरा है। भाई तो आप बोल रहे हो एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स नॉट गुड फॉर द पीपल। हाँ, बस वही बात, भैया की बात दोहराई तो आप भैया के सपोर्ट में हो, तो आप हमारे भी सपोर्ट में हो। सही हो गया। आगे देखो, एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैन हैव बैड इफेक्ट ऑन वाटर। हाँ, भैया ने खुद बोला था क्या कि एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स सॉइल और वाटर के लिए को कॉन्टामिनेट कर देता है, दूषित कर देता है। तो आप यहाँ भी भैया के सपोर्ट में हो तो हमारे भी सपोर्ट में हो। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों के दोनों इम्प्लिसिट हो गया, यानी बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट। सिंपल है कि नहीं? कहीं कुछ माइंड पे असर पड़ रहा है? नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ये जो नेशनल एक्सप्रेस वे है ए, भैया क्या कह रहे हैं? भैया कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? नेशनल एक्सप्रेस वे जो ए है, आपने कहा अच्छा, इज द वाइडेस्ट एक्सप्रेस वे, सबसे चौड़ा एक्सप्रेस वे है। आपने कहा ठीक है, एंड यूज्ड बाय फ्यू पीपल, कुछ लोग उसे इस्तेमाल करते हैं। आपने कहा अच्छा,
When people get a wide road, जब लोगों को चौड़ी सड़क मिलती है, then they drive at high speed, तो वो हाई स्पीड में चलाते हैं। अच्छा, तो फिर उससे क्या हुआ? Which leads to accidents, और इससे एक्सीडेंट्स होते हैं। किससे एक्सीडेंट्स होते हैं? अल्टीमेटली हाई स्पीड से। हाई स्पीड एक्सीडेंट का कारण बनती है, भैया ये कह रहे हैं। तो आपने कहा भैया जो कह रहे हैं वो सत्य है, एकदम सत्य वचन है कि नहीं? हाँ, अब हम अजम्पशन पे ले जाएंगे। अजम्पशन क्या कह रहा है? ऑल एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय एक्सेसिव स्पीड। अभी ये वही बात हो गई जो मैंने पीछे बताई थी। आपने क्या बोला कि सभी बच्चे फेल होते हैं मोबाइल फोन के कारण। हमें जनरल स्टेटमेंट नहीं देनी है। मैंने कहा ना, भैया ने सिर्फ इतना बोला कि जो हाईवे चौड़ा हाईवे मिल जाता है उस पर जो आता है वो उनके साथ ऐसा होता है। आप क्या कर रहे हो? सारे एक्सीडेंट। भैया ने सारे एक्सीडेंट्स की बात नहीं की थी। जब पिछला भैया ने पीछे फोन की बात उन्होंने करी, बच्चों को फोन नहीं मिलना चाहिए, तो आपने बोल दिया था दैट स्टूडेंट्स फेल इन द एग्जामिनेशन। जनरल स्टेटमेंट दे दी सभी बच्चों के लिए। अरे भाई, सभी बच्चे मोबाइल फोन से थोड़ी फेल होते हैं, है ना? सारे एक्सीडेंट सिर्फ एक्सेसिव स्पीड के कारण थोड़ी होते हैं, है ना? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, है ना? हो सकता है रोड खराब हो, ऐसी चीजें हो सकती हैं, राइट? तो ऑल एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय एक्सेसिव स्पीड, है ना? तो अब जनरल स्टेटमेंट मत दीजिए, है ना? हम भैया के खिलाफ नहीं जाएंगे। हाँ, हाई स्पीड इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। हाँ, भैया ये बोले थे हमसे कि जो हाई स्पीड है वो एक्सीडेंट का कारण बनती है। वही बात आपने दोहरा दी। इसका मतलब क्या भैया? सही हो, हमारे फेवर में हो, भैया के फेवर में तो हमारे फेवर में। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ओनली 2 इज इम्प्लिसिट। सिंपल है, कहीं कोई जोर पकड़ा है। अभी मैंने माइंड हंटर मेथड का इस्तेमाल ही नहीं किया क्योंकि उन्हीं 6 से हमारा काम चल जा रहा है। पर वो 6 नियम जो बताए थे उन्हीं से काम हो जा रहा है ना? समझ गए ना? ऑल एक्सीडेंट्स आर कॉल्ड बाय एक्सेसिव। भाई ऑल एक्सीडेंट्स कैसे आ गए? ये तो वही बात होगी, गवर्नमेंट ने आपको स्कॉलरशिप दी, आप कह रहे हैं गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड मनी है। आपको कैसे पता? समझ गए ना हम क्या करूँ? तो हमें जनरल नॉलेज नहीं देनी है, हमें अपना आउटसाइड नॉलेज नहीं देना है, ठीक है? यस, हमें बड़ी अम्मा नहीं बनना है। सो ओनली 2 इज इम्प्लिसिट। समझ गए? यस, हमें भैया के साथ रहना है, ठीक? तो वो क्या कह रहा है? इन अ फुटबॉल मैच बिटवीन टीम एक्स और टीम वाई। आपने कहा अच्छा, द टोटल नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाई टीम वाई वॉज 5। 2 टीमें, टीम एक्स टीम वाई, फुटबॉल मैच हो रहा है। टीम वाई ने टोटल जो स्कोर किया है वो किया है 5, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ जो गोल्स मारे हैं वाई ने, कितने मारे? 5 गोल्स मारे, ठीक है? आउट ऑफ विच 3 गोल्स वर स्कोर्ड बाय द लेफ्ट फुटेड प्लेयर। इन 5 में से 3 गोल्स किसी लेफ्ट फुटेड प्लेयर, ध्यान से बताया, किसी लेफ्ट फुटेड प्लेयर ने करे। 5 में से 3 गोल किसी लेफ्ट फुटेड प्लेयर ने करे, ठीक है? अब हम, भैया ने इतनी बात हमें बता दी। हाँ, अब हम आएंगे एजम्पशन पे। कह रहा लेफ्ट फुटेड प्लेयर वॉज एक्सपर्ट। भैया ये अपना ज्ञान अपने पास रखो, है ये मुझे आप समझ पा रहे हो? हमें अपना ज्ञान, फिर तो अब देखो पकड़ पा रहे हो बार बार वही चीज़। पहले इन्होंने बताया ऑल यहाँ पे लगाया इन्होंने, ऑल एक्सीडेंट्स। भाई हमें आउटसाइड नॉलेज नहीं लगाना है ना? फिर पीछे लगाया था कि सभी स्टूडेंट्स ऑल, यहाँ पे पहले वो एक्सपर्ट होगा। भाई हमें एक्सट्रीम में नहीं जाना। हमें भैया ने जितना बताया उतना ही तो करें। भैया ने कहा क्या वो एक्सपर्ट हो जाएगा? नहीं, समझ गया? 3 गोल मारे, 3 गोल में वो एक्सपर्ट हो जाएगा। हमें आउटसाइड नॉलेज, अपना नॉलेज, पर्सनल चीज़ उसमें नहीं लगानी है। बार बार बस यही एग्जांपल याद रखो क्या, कि गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप दी तो आप कह रहे हो गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड मनी होगा। कैसे पता तुम्हें अनलिमिटेड मनी है? गलत हो गया, तो ये गलत है। हम भाई कैसे समझ गए? एक्सट्रीम में चले तो तुरंत गलत कर दो। आप कह रहे हो 60% ऑफ टीम वाई प्लेयर्स आर लेफ्ट फुटेड। भैया ये आंकड़ा आपको किससे पता है? किसी खुफिया एजेंसी ने दे रखा है, स्टेटमेंट में तो लिखा नहीं है। भैया ने तो हमें बताया नहीं, और जो भैया ने नहीं बताया वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्या भैया ने कहा कि 60% लोग इसमें लेफ्ट फुटेड थे? ऐसी कोई नॉलेज तो यहाँ लिखी ही नहीं है, तो आपने कहाँ से आंकड़ा लगा दिया? समझ गया मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, इसका मतलब क्या है? नीदर 1 नॉट 2 इज इम्प्लिसिट। कोई अंतर्निहित नहीं है, कहीं कोई जरा सा भी असर आ रहा है नहीं। आगे बढ़े, ठीक है? बिल्कुल सिंपल, उन्हीं 6 तरीकों से हो जा रहा है। जहां हम फंसेंगे वहां माइंड हंटर का इस्तेमाल कर लेंगे, काम खत्म, ठीक है? अभी आएंगे, मैंने अच्छे सवाल लिए है ना, मैं माहौल बना रहा हूँ थोड़ा, ठीक है? क्या कह रहा है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लान करता है क्या? टू इंस्टॉल सर्विलांस कैमरास टू प्रिवेंट पोचिंग। अब मैं आपको यहां बताऊंगा कि माइंड हंटर मेथड क्या है, ठीक है? इस सवाल में आपको माइंड हंटर मेथड से मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, कमाल का है, ठीक है? ध्यान समझना, ठीक है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, क्या प्लान करता है? टू इंस्टॉल मतलब लगाएगा, क्या लगाएगा? सर्विलांस कैमरा लगाएगा। अच्छा, क्यों लगाएगा? टू प्रिवेंट पोचिंग समझते हो ना, जो शिकार करते हैं, शिकार करते हैं ना, अवैध जो शिकार करते हैं जानवरों को, हाथी को मार दिया जो कि गैर कानूनी। हाँ, तो इसको रोकने के लिए सर्विलांस कैमरा लगाए जाएंगे, ऐसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लान करता है। अब हम अजम्पशन पे जाएंगे। अजम्पशन पे गए, सर्विलांस कैन हेल्प कैच और डिटर पोचर्स। अच्छा, सर्विलांस हेल्प करता है कैच और डिटर पोचर्स। मैं आपको माइंड हंटर का थोड़ा सा पे बताऊंगा कि माइंड हंटर कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? मान लो आपको जरा सा भी इसमें डाउट आ रहा है, मान लो, ठीक है? अच्छा, दूसरा भी पढ़ लेते हैं। दूसरा कह रहा है पोचर्स अवॉइड एरियाज विद एक्टिव मॉनिटरिंग। मान लो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है आपको। आप माइंड हंटर
तो कुछ वो 6 तो तरीके मैंने आपको बताए हैं, मैं उससे ऊपर आके मैं आपको माइंड हंटर मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो माइंड हंटर मेथड क्या होता है, हमें ये देखना होता है जो जिस स्टेटमेंट समझता है आप क्या होता है, किसी के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट है ना, किसी ने कहा है, ठीक है। तो मैं भैया बोलता हूँ, भैया ने कहा है, तो भैया ने ऐसा क्यों कहा है, मैं भैया की सोच जानने की कोशिश करूंगा, उनके माइंड को हंट करूंगा, उनके माइंड में जाके। एक्चुअली माइंड हंटर एक वेब सीरीज़ है, अगर आपने नहीं देखी, बहुत ही ठीक है, मैं बता दी मैंने, बहुत ही मतलब एक डॉक्यूमेंट्री टाइप का, डॉक्यूमेंट्री तो नहीं है बट ये एक बहुत ही आपने अगर आपने देखी होगी तो एक सीरियल किलर्स के माइंड में वो लोग जाते हैं, ठीक है। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, वहीं से मुझे इस नाम का आइडिया आया, ठीक है। इसमें हमें क्या करना होता है, हमें स्टेटमेंट की जो सोच की उपज है हमें उसके पीछे जाना होता है। ये सब कुछ क्लियर कर देगा, कोई भी असम्पशन हो तुरंत सही कर दोगे, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लान करता है टू इंस्टॉल सर्विलांस कैमरास टू व्हाट, टू प्रिवेंट पोचिंग। इसका मतलब सर्विलांस कैमरास से पोचर्स डरते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सेंटेंस खुद कह रहा है, पढ़ो तो सही क्या कह रहा है भाई। आप सर्विलांस कैमरा लगाओगे और पोचिंग रुक जाएगी, आप खुद कह रहे हो, ये आप कह रहे हो ना। इसका मतलब हम क्या समझे, रियल लाइफ में क्या होता है मुझसे कुछ मतलब नहीं है, रियल लाइफ के रूल नहीं लगाने में। मैं क्या करूँ, भैया क्या कह रहे हैं, भैया कह रहे हैं कि सर्विलांस कैमरा लगा दो और पोचिंग रुक जाएगी, टू प्रिवेंट पोचिंग। इसका मतलब जो पोचिंग कौन करता है, पोचर्स, और जो पोचर्स पोचिंग करने आएंगे वो सर्विलांस कैमरा से डरते होंगे ना, तभी तो आप प्रिवेंट करने के लिए सर्विलांस कैमरा लगा रहे हो, राइट। भैया यही तो कहना चाह रहे हैं, यानी हम भैया की सोच की उपज के पीछे जा रहे हैं कि ऐसा क्यों सोचा भैया ने, ऐसा क्यों कहा, और जो भैया कहेंगे वही सर्वा है, वही सब कुछ है, वही भगवान है ना। यस, भैया ने क्या कहा कि सर्विलांस कैमरा लगा दो, पोचिंग रुक जाएगी। इसका मतलब पोचर्स जो है वो सर्विलांस कैमरा से डरते हैं, राइट। यस, अब वापस आओ क्या कह रहे हैं, सर्विलांस कैन हेल्प कैच और डिटर पोचर्स, पकड़ने रोकने में मदद मिल सकती है, बिल्कुल सही है ना, कोई दिक्कत नहीं हुई। अगला पढ़ो, पोचर्स अवॉइड एरियाज विद एक्टिव मॉनिटरिंग। यस और नो, यस और नो। ये बात भैया को पहले से पता थी, इसीलिए भैया ने क्या बोला कि पोचिंग रोकनी है मेरे भाई तो सर्विलांस कैमरा लगा दो, क्योंकि पोचर्स क्या डरते हैं, और यही तो बोले पोचर्स अवॉइड एरियाज विद एक्टिव मॉनिटरिंग। ये बात भैया को पता थी और हम भी भैया के सपोर्ट में, समझ गए। इसे बोलते हैं माइंड हंटर मेथड, सिंपल है, कोई ट्रिक नहीं है भैया के हम दिमाग में गए कि ऐसा बोला क्यों आपने, हम भी तो समझे। हाँ, आपको पता था सर्विलांस कैमरा लगाओ पोचर्स भाग जाएंगे, इसका मतलब पोचर्स डरते हैं, पोचर्स अवॉइड करेंगे वो एरिया जहाँ पे एक्टिव मॉनिटरिंग हो रही है, कि भैया कैमरा लगाए भागो यहाँ से, समझ गए, सही हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट, समझ गए। कहीं कोई दिक्कत आई, ठीक है। हमें निगेट का अभी निगेट का तुम्हारी हम नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही लगाते रहे। सीजर टीयर 1 2025 के सवाल हैं लेटेस्ट। एक स्कूल में सर्कुलर लगा हुआ है, मान लो एक नोटिस लगा हुआ है, ठीक है। वो क्या कह रहा है मोबाइल फोन्स आर नॉट अलाउड इनसाइड क्लासरूम्स, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहीं पे माइंड हंटर वाला गेम लगा सकते हो। हम बाद में माइंड हंटर क्यों लगाए, हम पहले से पहले लगाते चले ताकि हमें क्लैरिटी मिलती जाए, ताकि अजम्पशन देखें तो पहले ही सही हो जाए, समझ गए। मोबाइल फोन जो है वो क्लासरूम में अलाउड नहीं है। भैया ने ये स्टेटमेंट क्यों दी होगी, भैया की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी, क्या सोच रही होगी उनकी ये देने से। अच्छा, क्लासरूम में कौन होता है, स्टूडेंट्स होते हैं। अच्छा, मोबाइल फ़ोन अगर अलाउड नहीं है तो पक्का मोबाइल फ़ोन इन बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा, तभी भैया ने कहा कि अलाउड नहीं है। इतना तो हम नियरेस्ट जा ही सकते हैं ना, राइट। मोबाइल फोन्स आर नॉट अलाउड इनसाइड क्लासरूम्स। हाँ, इसका मतलब अच्छा नहीं है मोबाइल फ़ोन इन स्टूडेंट्स के लिए, क्लासरूम के लिए, तभी तो अलाउ नहीं किया उन्होंने, तभी तो अलाउ नहीं है वो। यस, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं आगे क्या करें, फोन्स डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स। हाँ डेफिनेटली, क्यों, तभी तो भैया ने मना किया। भैया क्लासरूम में बच्चे बैठते हैं, स्टूडेंट्स बैठते हैं, हाँ, और मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है इसीलिए, ठीक है। अच्छा, तो फोन्स डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स, हाँ। अच्छा, स्टूडेंट्स ऑफन ब्रिंग फोन्स टू क्लास, समझ गए। अच्छा, क्या देखो यहाँ पे अजम्पशन अपने आप को क्लियर करती है, क्या क्लियर करती है कि अजम्पशन चैप्टर का नाम अजम्पशन क्यों है, ठीक है। आप समझो, हमने एक चीज़ बहुत नियरेस्ट थी वो हमने निकाली माइंड हंटर से, कि भैया ने कहा कि यहाँ पे बच्चे बैठते हैं, इसका मतलब मोबाइल फ़ोन उनके लिए अच्छा नहीं है, ये तो बिल्कुल श्योर है इस बारे में, तभी भैया ने अलाउ नहीं किया उसको। हाँ, तो जैसे इन्होंने बोला डिस्ट्रैक्ट करता है, हमें पता था, हाँ सही लगा दिया। अब कह रहे स्टूडेंट्स ऑफन ब्रिंग फोन्स टू क्लास, तो अपने कहा हाँ यार ये भी हो सकता है भैया के दिमाग में ये बात आई हो कि बच्चे बार बार लेके आ रहे हैं मोबाइल फ़ोन और इसलिए हम उसे अलाउ नहीं करेंगे। अब अगर मान लो ध्यान से सुनना, मान लो आपको जरा से भी कंफ्यूजन यहाँ पे आई, तो आप मान लो माइंड हंटर लगाने के बाद भी आपको लग रहा नहीं मैं बिल्कुल श्योर नहीं हो पा रहा हूँ, तो यहाँ पे निगेट टेस्ट डाल दो मेरे भाई, 100% श्योर हो जाओगे। निगेट टेस्ट लगाओ यहाँ पे, देखो इसे नो कर दो। स्टूडेंट्स नेवर ब्रिंग फोन्स टू क्लास, ये कह रहा है स्टूडेंट अक्सर क्लास में फोन लाते हैं, मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स फोन्स कभी नहीं लाते हैं। तो क्या
इसका अस्तित्व खत्म हो गया? अगर हो गया खत्म तो हमारा सही है। अगर स्टूडेंट फ़ोन कभी नहीं लाते हैं तो भैया को ये लिखना ही नहीं पता कि अलाउड नहीं है, क्योंकि वो जब कभी नहीं लाते तो आप लिखते ही क्यों, नोटिस लगा के लिखते कभी नहीं, तो इसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। इसका मतलब ये क्या है, हमारा सही है। समझ गए? ये मैंने आपको मैथमेटिकली तब समझो प्रूव कर दिया। अदरवाइज अब इसे ना भी लगाया तो माइंड हंटर सही हो जा रहा था ये। समझ गए कि फोन डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स, मैंने कहा था भैया ने अलाउ नहीं किया, इसका मतलब बच्चों के परेशान पक्का कर रहा होगा मोबाइल फोन ये। ठीक है, तो ये सही है। स्टूडेंट्स ऑफन ब्रिंग फोन टू, हाँ ये बात हो सकती है, बार बार फोन ला रहे थे, भैया ने कहा अब अलाउ नहीं है भैया फोन। ठीक है, तो लगा सकते हैं। दिक्कत हुई, मैंने निगेट लगा के टेस्ट कर लिया कि मैं बोलता हूँ स्टूडेंट बच्चे कभी फोन नहीं लाते हैं। अगर कभी फोन नहीं लाते हैं तो इसका मतलब ही नहीं रह गया, फिर भैया को नोटिस लगाना ही नहीं पड़ता अगर कभी फोन नहीं लाते वो। समझ गए? देख इस तरह सॉल्व करते हैं, यानी हमारी अजम्पशन क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। बात समझ आ गई? कहीं कोई दिक्कत है कमेंट करके पूछ लेना, इससे बगैर मेथड नहीं मिलने वाला। यानी क्या लगाओगे, बोथ आर इम्प्लिसिट। समझ गए भाई? आगे बढ़े। यस, क्या कह रहा है, कह रहा भैया जो इंट्रोडक्शन ऑफ एआई का जो इंट्रोडक्शन हमने किया है किसमें, हेल्थ केयर सिस्टम में। जो हेल्थ केयर सिस्टम में आप चिकित्सा में जो हमने एआई का इंट्रोडक्शन किया है, चीज़ों में एआई लेकर आए हैं, कैन इनहेंस डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी। अब देखो हमें ना हम लोगों की दिक्कत ये है कि हमें हिंदी भी अच्छे से नहीं आ रही होती है, इंग्लिश भी अच्छे से नहीं आ रही होती है। अब देखो डायग्नोस्टिक के लिए क्या लिखा हो गया है, शुरुआत निदान सटीकता। अब आपको पता है निदान सटीकता क्या होता है? ठीक है भाई, हम लोगों को हिंदी आती है, इतनी हिंदी नहीं, निदान सटीकता क्या होता है ये। ठीक है, तो थोड़ा सा इंग्लिश पे भी अपनी काम करिए। एक बात बताइए, अच्छा मान लो आप हिंदी मीडियम से, आपको कभी आपने पढ़ा निदान सटीकता क्या है ना, तो थोड़ा सा इंग्लिश में काम करिए। अल्टीमेटली आप इंग्लिश का जो पेपर तो देंगे ही ना। ठीक है, तो द इंट्रोडक्शन ऑफ एआई इनटू हेल्थ केयर सिस्टम्स, समझ के ध्यान से बोलिए, द इंट्रोडक्शन ऑफ एआई इनटू हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम में जो एआई लाया गया है, ठीक है, कैन एनहेंस डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी। जैसे आप कुछ डॉक्टर के पास जाते हो, आपको पता नहीं आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर पता करके बता देता है, तो उसने डायग्नोज किया है उस चीज़ को, बीमारी को फाइंड करना, यानी डायग्नोज की बात करता है। तो डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी को बता देगा, यानी बीमारी को एग्जैक्ट पता बता देगा कि भाई ये बीमारी है आपको। ठीक है, तो इसको इन्हेंस कर सकती है भैया, ऐसा बोल। भैया क्या कह रहे हैं कि यार एआई अगर हेल्थ केयर में आ जाएगी ना, तो ये डायग्नोस्टिक जो डायग्नोज कराने चाहते हो ना, बीमारी कौन सी बीमारी, इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, एकदम सटीक तरीके से बता देगी भाई ये बीमारी है तुम्हें। अच्छा भैया ये कह रहे हैं, अच्छा बट भैया ने बट लगा दिया, बट लेकिन भैया क्या, और पूछा भैया से लेकिन क्या, लेकिन इसका जो वाइड स्प्रेड इंप्लीमेंटेशन है, यानी जब व्यापक रूप से इसको हर अस्पताल सब जगह पहुंचा दिया जाएगा, मे लीड टू एथिकल डिलेमास इन पेशेंट केयर। तो एथिकल डिलेमास ये लेके आ जाएगी। एथिकल डिलेमास अब क्या होते हैं, अब देखो मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ नैतिक दुविधाएं। अब नैतिक दुविधाएं, पहले स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लो। पहला कर्तव्य तो आपको ये है, आपका यही है, समझो यही माइंड हंटर का तरीका है क्या आपको ये समझ लेना कि भैया ने ऐसा क्यों बोला है और इसका एक्चुअल मतलब क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं, तभी आप असम्पशन की तरफ जाओ, वरना आप भुगत दोगे, फिर 100% तरीके से नहीं कर पाओगे। ठीक है, मे लीड टू एथिकल डिलेमास इन पेशेंट केयर। भैया ने ये बात क्यों बोली होगी, एथिकल डिलेमा वाली बात भैया ने क्यों बोली है कि एआई से एथिकल डिलेमा पड़ जाएगा। क्या मतलब है भाई, समझो भैया ने ये बात इसलिए बोली कि वैसे ह्यूमन डॉक्टर्स हर जगह होते हैं, लेकिन आप मशीन से जब चिकित्सा आप कराओगे, मान लो मशीन ऑपरेशन कर रही है, तो वहाँ पे एथिकल डिलेमास आएंगे नहीं आएंगे। एक नैतिक दुविधा है कि यार मशीन से करवा रहा हूँ, है ना, एक तरह का मोरल कॉम्बैट आपके दिमाग में शुरू हो जाएगा कि यार मशीन से करवा रहा हूँ, है ना, ऐसा ना हो ये वो, या कुछ चीज़ें है ना सही है कि नहीं, पता नहीं ये वो, पता नहीं क्या, तो इस तरह की चीज़ें खड़ी होंगी। भैया ने ऐसा बोला है। ठीक है, यस। अब हम चलेंगे असम्पशन की तरफ। क्या कह रहे हैं, एआई कैन इंप्रूव हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक्स। भैया ने पहली लाइन में ये बोल दिया था क्या, कि जब इंट्रोडक्शन करेंगे हेल्थ केयर में एआई का, तो ये इनहेंस करेगा किसको, डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी को। आप भी वही बोल रहे हो, यानी भैया की बात ही दोहरा दी पहली लाइन में, तो आप सही हो। सिंपल है, यानी एआई कैन इंप्रूव हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक्स, आप यही बोल रहे हो, दोहरा दी। ठीक है, दूसरे में क्या कह रहा है, द एथिकल कंसर्न्स सराउंडिंग एआई इन हेल्थ केयर आर सिग्निफिकेंट। भैया हाँ, दूसरी लाइन में भैया ने यही तो बात कही, बट लगा के, पहले तारीफ करी फिर बट लगाया। भैया ने क्या बोला कि भैया वाइड स्प्रेड जब इंप्लीमेंटेशन होगा तो इसके एथिकल डायलेमास उठेंगे पेशेंट केयर में, है ना, यानी नैतिक दुविधाएं पैदा होंगी, यार मशीन इलाज कर रही है, राइट। आप वही बोल रहे हो क्या कि एथिकल कंसर्न सराउंडिंग एआई इन हेल्थ केयर आर सिग्निफिकेंट, राइट। क्या महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, तभी तो भैया ने उसमें जिक्र किया है ना। भैया की कही गई हर बात महत्वपूर्ण है भैया। तो एथिकल कंसर्न सराउंडिंग एआई, जो नैतिक चिंताएं हैं एआई को लेकर के, वो क्या महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण, क्योंकि भैया ने कहा है ना। यस,
आगे क्या कह रहा है, AI विल इवेंचुअली रिप्लेस ह्यूमन हेल्थ केयर प्रोफेशनल। भैया ने ये बात तो कही नहीं, रिप्लेसमेंट की बात तो भैया ने बोली ही नहीं। ये तुम अपना आउटसाइड नॉलेज लेकर चले आए हैं, फिर एक्सट्रीम में चले गए। क्या बोलो, AI विल इवेंचुअली रिप्लेस ह्यूमन हेल्थ केयर प्रोफेशनल। AI सारे डॉक्टर्स को हटा देगा, इस बात ऐसा कोई जिक्र किया भैया ने? ऐसी कोई एजम्पशन आप लोगे, अपना आउटसाइड नॉलेज लगाओगे? नहीं, गलत हो गया। बाकी चीज़ों की जरूरत ही नहीं भैया ने, समझ गए? यानी क्या हो जाएगा, ओनली वन एंड टू आर इम्प्लिसिट। समझ गए? आगे बढ़े। यस, कहीं कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्या कह रहे हैं, रेलवे अथॉरिटी ने डिसाइड किया है, भैया बोल रहे हैं, भैया क्या बोल रहे हैं कि रेलवे अथॉरिटी ने डिसाइड किया टू रिड्यूस टिकट प्राइसेस। टिकट के जो पैसे हैं ना वो थोड़े कम कर दो ऑन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन। लंबी ट्रेन की यात्रा में टिकट के पैसे कम कर दो। अब आपको सोचना है माइंड 100 मेथड यही लगा दो कि भैया ने ऐसा क्यों बोला होगा। थोड़ा सा दिमाग लो कि ये लंबी डिस्टेंस की यात्रा में ट्रेन में आप टिकट के पैसे कम कर दो, भैया ने ऐसे क्यों बोला होगा। हल्का सोच, आउटसाइड नहीं जाना इस दायरे से, जो नियरेस्ट हो। नियरेस्ट क्या है कि भाई टिकट के पैसे कम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, है ना। ये नियरेस्ट जा रहा है, इसके बाहर हमें नहीं जाना, बस इसके बाहर नहीं जाना कि ये वो नियरेस्ट क्या है, हाँ टिकट के पैसे कम करोगे ज़्यादा लोग आएंगे। अब हम एजम्पशन की तरफ जाते हैं। एजम्पशन क्या कह रहा है, लोअर प्राइसेस विल अट्रैक्ट मोर पैसेंजर्स। यस सही है भैया, सही है ना, समझ गए? माइंड 100 लगाया, सीधे सही हो गया। क्या हो गया, लोअर प्राइसेस विल अट्रैक्ट मोर पैसेंजर्स। यस, आगे कह रहा है द अथॉरिटी वांट्स टू कम्पीट विद एयरलाइंस। ये भैया फिर तुम एक्सट्रीम में चले गए फिर तुम एक्सट्रीम में चले गए, एयरलाइंस को लेकर चले आए इसमें। अरे भैया ये तो नहीं बोला, भैया ने ऐसा कोई जिक्र ही नहीं किया। समझ गए मैं क्या करूँ, ये कंक्लूजन नहीं है। ये कैसे आप अज्यूम कर सकते हो भाई, एयरलाइन जिसमें कहाँ से आ गई, है ना। समझ गए? तो नियरेस्ट क्या था कि ज़्यादा पैसेंजर्स को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए पैसे क्या कर दिए, कम कर दिए। सबसे पहली चीज़ तो यही हुई ना, राइट। ये हमें एक्सट्रीम में नहीं जाना है ना। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही, इसका मतलब गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पैसे नहीं है। समझ गए? हमें एक्सट्रीम में नहीं जाना, हमें अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देना है। समझ गए? हमें इलॉजिकल चीज़ नहीं करनी, सिंपल है। समझ गए? तो अभी देखो माइंड 100 मेथड हमने उस स्टार्टिंग में ही लगाने लग गए कि भैया ने ऐसा क्यों बोला होगा, क्यों कहा है स्टेटमेंट वाले ने ऐसा। यही है माइंड 100 मेथड। समझ गए? यस, यानी क्या हो जाएगा, ओनली वन इज इम्प्लिसिट। कोई सवाल नहीं फंसेगा, देखते जाओ बस, ठीक है। अभी बड़े सवाल देखो, ये काफ़ी बड़ा सवाल है। बड़े सवाल में बस एक ही चीज़ याद रखनी है, माइंड 100 मेथड अच्छे से लगाना है। यानी हमें अच्छे से समझ लेना है कि वो लिखा क्या है और क्यों लिखा है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन को, जो समझते हो ट्रैफिक भीड़ भाड़ जो होती है उसको इन अर्बन एरियाज, इसको रिड्यूस करने के लिए सिटीज़ को इन्वेस्ट करना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में। जैसे कि अच्छी रोड बनाओ, है ना, थोड़ी चौड़ी रोड बनाओ, इस तरह के पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सिटीज़ को इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि ट्रैफिक कंजेशन जो है रिड्यूस हो सके। इवन दो, भैया ने बोल दिया इवन दो। अच्छा भैया ऐसा कुछ क्या बोलना चाहते हो, इवन दो इट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट। लेकिन एक चीज़ है इसमें कि इसमें शुरुआत में पैसा लगेगा भाई, है ना, इतना आसान नहीं है सड़क चौड़ी करना, है ना, पैसा लगेगा। इट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा इतना हम समझ गए। अच्छा तो बात समझ गए ना, यहाँ भैया ने ऐसा क्यों बोला है। आप चाहो तो यहाँ लगा सकते हो, माइंड 100 लगा सकते हो, आप सीधे भी जा सकते हो, बाद में लगा सकते हो अगर आप फंसो तो, ठीक है। तो हम सीधे चलते चलो। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कैन इफेक्टिवली रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन। आपने भैया की बात ही दोहरा दी। आपने भैया ने क्या बोला था कि ट्रैफिक कंजेशन को रिड्यूस करने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को में इन्वेस्ट करना है, उसको भी पैसे लगाने हैं। तो आप वही बोल रहे हो कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इफेक्टिवली रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन। यस, तभी तो भैया ने पैसे लगवाने की बात कही है उसमें, भैया थोड़ी भी कुछ गलत कहेंगे। हाँ आगे क्या कह रहे हो, आपने वही चीज़ दोहरा दी। इनिशियल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज हाई। हाँ भैया ने बोला था इवन दो करके, क्या बोला था कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें सिग्निफिकेंट है, ज़्यादा है भैया। और आप भी वही बोलो कि हाई लगेगा जो इनिशियल कॉस्ट होगा। तो आप भैया के सपोर्ट में तो हमारे सपोर्ट में भी हो, सही हो गया। आगे क्या कह रहे हैं, पीपल आर विलिंग टू शिफ्ट फ्रॉम प्राइवेट व्हीकल्स टू पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। भाई जैसे ही ये पीपल की आपने बात कर दी, आउटसाइड नॉलेज हमें देने लग गए, हम समझ गए आप भैया के दायरे से बाहर हो गए तो हमारे दायरे से बाहर हो गए। समझ गए तुरंत। देखो पीपल आर विलिंग टू शिफ्ट फ्रॉम प्राइवेट व्हीकल्स, ये बात कहाँ हुई थी भैया। भैया ने सिर्फ दो बातें बोली, क्या इनिशियल पैसा ज़्यादा लगेगा और हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे खर्चा करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना, ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए। इतना ही तो बोला। आप कह रहे हो पीपल आर विलिंग टू शिफ्ट फ्रॉम प्राइवेट व्हीकल्स टू पब्लिक। ये भैया ये कौन सी बात आपने बोली थी। उन्होंने बोला था कि लोग निजी वाहनों से सार्वजनिक परिवहन में जाने के लिए तैयार है। ये तो बात ही नहीं हुई, है ना। तो ऊट पटांग हमें फालतू अजम्पशन नहीं लेनी है। वही स्कॉलरशिप वाला एग्जांपल याद रखो कि गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप दी है, इसका मतलब ये नहीं गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पैसे हैं, नहीं। समझ गए? इसका मतलब क्या होगा, ओनली 1 and 2 आर इम्प्लिसिट। समझ गए? क्लियर है? आगे बढ़े। यस, क्या कह रहे हैं
कह रहा है DPSPs टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, नीति निर्देशक सिद्धांत। आपको ये याद रखना है, अपना पॉलिटी का नॉलेज अपने पास रखिए, समझ गए, हमें उससे कोई मतलब नहीं, भैया जो कहें वही सच है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, DPSPs आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। हाँ जी, DPSPs कैसे नॉन जस्टिसिएबल होते हैं नेचर में, अच्छा, मीनिंग दे कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट्स, यानी कोर्ट उन्हें जबरदस्ती ऐसे लागू नहीं कर सकती कि हाँ फॉलो ही करना पड़ेगा, राइट, ये बोल रहे हैं जो DPSP होता है, नीति निर्देशक तत्व होते हैं, ठीक है। हाउएवर, लेकिन, अच्छा भैया ने हाउएवर लगा दिया तो भैया को सुनने की जरूरत है अच्छे से। दे सर्व एज गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट। कोर्ट तो इसमें जबरदस्ती नहीं कर सकती, लेकिन गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइन की तरह ये काम करते हैं। टू फॉर्मुलेट पॉलिसी, ऐसी पॉलिसीज बनाओ दैट प्रमोट सोशल जस्टिस, जो भैया सोशल जस्टिस को आगे लेकर आए हैं, इकोनॉमिक वेलफेयर को आगे लेकर आए, है ना, ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ द सिटीजन्स को बढ़ाएं। यानी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, भैया ऐसा बोल रहे हैं, कोर्ट तो नहीं है इसमें, लेकिन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी जरूर बनती है इसमें, उनको गाइडलाइन दिए गए, भैया क्या करें, एज द गाइडलाइन उनको दी गई गवर्नमेंट को, है ना, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक वेलफेयर और ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ द सिटीजन्स। भैया ने ये दो बातें बोली, पहली क्या बोली कि भैया DPSP नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, और दूसरी बोली गवर्नमेंट को गाइडलाइन की तरह काम करते हैं, दो बातें बोली। यस, अब हम चलते हैं असम्पशन पे, ठीक है। DPSP सर्व एज इंस्ट्रक्शन टू द गवर्नमेंट, यस, टू क्रिएट पॉलिसीज एम्ड एट प्रमोटिंग वेलफेयर, यस, यही तो बात भैया ने बोली, है ना, कि लोगों के वेलफेयर के लिए एज अ इंस्ट्रक्शंस काम करते हैं, गाइडलाइन काम करते हैं। यस, भैया की बात आपने दोहरा दी तो हमारे लिए भी सही है, ठीक है। अगला देखो, सिंस द DPSPs आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स, दे हैव लिमिटेड सिग्निफिकेंस इन रियल गवर्नेंस। लिमिटेड सिग्निफिकेंस होता तो भैया हाउएवर लगा के समझाते ही क्यों, भैया बात बोलते हैं क्यों, भैया की कोई बात लिमिटेड सिग्निफिकेंस वाली नहीं होती। देखो समझो, दे सर्व एज अ गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट पॉलिसी। गवर्नेंस का काम तो गवर्नमेंट का ही हो गया, और गवर्नमेंट का काम आप कैसे बोलोगे लिमिटेड सिग्निफिकेंस का है, बहुत ही कम महत्वपूर्ण का है, आप ऐसा नहीं बोल सकते। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, आप ऐसा नहीं बोल सकते, आप समझ मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो भैया के खिलाफ जाने वाली बात हो गई। भैया ने खुद बोला, बट हाउएवर दिस सर्व एज गाइडलाइन फॉर द गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज टू प्रमोट सोशल जस्टिस, राइट। और आप क्या कह रहे हैं कि भैया क्योंकि कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है, दे हैव लिमिटेड सिग्निफिकेंस इन द रियल गवर्नेंस। लिमिटेड, समझ गए, यानी अभी आप हिंदी में लिखा होगा सीमित महत्व है ना भैया, समझ गए, गवर्नमेंट जब इन्वॉल्व हो गई तो उसे सीमित महत्व आप नहीं बोल सकते, समझ गए। यस, आगे आ जाओ। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ DPSPs, देखा दो चीज़ें आपने देखी, पहली आपने देखी कि आउटसोर्स फालतू का नॉलेज, है ना, कि ज़बरदस्ती उसमें एक्सट्रीम में चले जाना कि सभी बच्चे सभी ऐसा सभी वैसा, है ना, या एक अभी क्या था बीच में जब कि वो एक्सपर्ट है, हमें ऐसे करके हमें जस्टिस नहीं सुना देना है, हमें अपनी इस तरह वो नहीं रखना है, अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं डालना है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सीमित महत्व है, इसलिए इस तो हम अंडरमाइन करे दे रहे हैं पूरे सेंटेंस को, भैया को हम नहीं नीचे कर सकते, भैया सर्वोपरि हैं, ठीक है। यस, क्या कर रहे हैं, द इनकॉर्पोरेशन ऑफ DPSPs, हमने समझ गए, यानी हम अगर आप ध्यान से देखो तो माइंड हंटर ऑलरेडी लगा चुके हैं, समझ गए, यानी भैया की बात को अच्छे से समझना ही माइंड हंटर है, समझ गए, कि उसके पीछे उन्होंने इस तरह से हाउएवर लगाया, यानी वो उसकी इंपॉर्टेंस बताई उन्होंने, पहले में उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हुई लेकिन बाद में उसकी इंपॉर्टेंस बताई। आप कह रहे बहुत ही सीमित महत्व है, नहीं, गवर्नमेंट ऑलरेडी इन्वॉल्व है उसमें। यस, the incorporation of DPSPs in the constitution reflects the importance of social justice and welfare in Indian governance, है ना, क्या कह रहा है, संविधान में DPSP को शामिल करना भारतीय शासन में सामाजिक न्याय और कल्याण के महत्व को दर्शाता है कि नहीं। यस, तभी तो भैया ने उसको दूसरे बार में वो उसका जिक्र किया कि हाउएवर द सर्व एज गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज दैट प्रमोट सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक वेलफेयर एंड द ओवरऑल वेलबींग। कमाल की बात ये, जहाँ से मैंने सवाल लिया जिस आशा से, उस बंदे ने सवाल गलत कर दिया था, समझ गए, यानी क्या हो जाएगा, ओनली मैं एक सवाल ऐसा भी दिखाऊंगा जहाँ SSC ने गलत किया है, और क्योंकि मैंने जो तरीके बताए मैंने उसी तरीकों से पकड़ लिया कि इन्होंने गलत किया, इन्होंने भी गलती करी है, ठीक है। सो ओनली 1 and 3 आर इम्प्लिसिट, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका, एक मिनट, ओके, ऑप्शन नंबर B आपका एकदम सही हो जाएगा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ दो, ये बड़े बड़े सवाल हम कर रहे हैं लेटेस्ट वाले, तो क्या कर रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स, गुरुत्वाकर्षण तरंगों की जो खोज हुई है ना, हाँ, हैज़ प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्ग एविडेंस, उसने क्या प्रोवाइड किए हैं, स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोवाइड किए हैं, मजबूत प्रमाण प्रदान किए हैं फॉर आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, है ना, आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के लिए मजबूत प्रमाण दिए हैं, किसने दिए हैं, जो डिस्कवरी हुई है ग्रेविटेशनल वेव्स की, गुरुत्वाकर्षण तरंगों की। अच्छा ठीक है भैया, जितना बोले उतना सुन लो, बट
बट बोला इन्होंने, बट, तो बट के बाद सतर्क हो जाओ होगा। क्या कह रहे हैं? इट ऑल्सो ओपन्स अप न्यू पॉसिबिलिटीज, नई नई संभावनाएं उसने ओपन कर दी है। किसने? इसकी डिस्कवरी ने, ग्रेविटेशनल वेव्स की डिस्कवरी ने नई संभावनाएं ओपन कर दी हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स मोस्ट एक्सट्रीम फिनोमेना, ब्रह्मांड के चरम घटनाओं को समझने की नई नई संभावनाएं ये लेकर आ गया है। कौन? डिस्कवरी जो हुई है ग्रेविटेशनल वेव्स की। अच्छा, सच एज ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स। ब्लैक यानी ये ब्लैक होल को समझने में भी हेल्प करेगी, न्यूट्रॉन स्टार्स को भी समझने में हेल्प करेगी, इस तरह की चीज़ों में ये हेल्प कर रही है। अच्छा, क्या कह रहा है? पहला असम्पशन कहता है ग्रेविटेशनल वेव्स ऑफर न्यू इनसाइट्स इनटू द नेचर ऑफ द यूनिवर्स। यस, बिल्कुल। कैसे? जैसे कि हमें देखो ग्रेविटेशनल जो वेव्स हैं उससे हमें ब्लैक होल्स के बारे में भी पता चल रहा है ना, न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में पता चल रहा है। और वही बोलो कि गुरुत्वाकर्षण तरंगे ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करती है कि नहीं, हम उसके बारे में और जान पा रहे हैं कि नहीं। यस, तो आप भैया की बात ही दोहरा रही हो, यानी सही है। ठीक है, असम्पशन ठीक है, यस सही है। अगला कह रहा है आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी हैज बीन कंक्लूसिवली प्रूवन बाय द डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज ने आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत को निर्णायक रूप से सिद्ध कर दिया है। ये इन्होंने सही लिया है, एसएससी ने अपने आंसर की में सही लिया है, पर एक्चुअली में ये गलत होगा। ठीक है, अब पता नहीं किसी ने चैलेंज किया है कि नहीं किया है, मुझे नहीं पता, लेकिन ध्यान से समझो, नॉलेज के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, रिसर्च के बेसिस पे गलत है, सीधे सीधे गलत। पर एक बात समझो, यहाँ पे आप बोल रहे हो स्ट्रॉन्ग एविडेंस। किसी चीज़ के स्ट्रॉन्ग एविडेंस का मतलब ये नहीं होता है कि वो चीज़ साबित हो गई है। अगर ऐसा होता तो कोर्ट्स में, मैं एसएससी से कह रहा हूँ ये चीज़, समझ गए? एसएससी ने ये चीज़ गड़बड़ करी है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिले हैं हमें और आप कह रहे हो कि ये सिद्ध हो गया है, कंक्लूसिवली प्रूवन हो गया है, वरना कोर्ट्स में बहस क्यों होती? एविडेंस दिखा दो, बस काम हो गया। स्ट्रॉन्ग एविडेंस का मतलब हो सकता है कुछ समय बाद बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंस इस बात के भी मिल जाए कि ऐसा नहीं है, इनकी जो जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी है वो गलत है। हम बाहर के नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ जनरल। तो स्ट्रॉन्ग एविडेंस का मिलना ये बिल्कुल नहीं होता कि कोई चीज़ कंक्लूसिवली प्रूव कर दी है आपने, है ना। तो ये यहाँ पे इन्होंने सही लिया है, बल्कि ये गलत है सरासर, समझ गए? अच्छा, बल्कि और जिस लड़के ने ये जहाँ से मैंने सवाल लिया उसने भी गलत कर दिया था। ठीक है, तीसरा कह रहा है द स्टडी ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स विल लीड टू न्यू ब्रेक थ्रूज इन एस्ट्रोफिजिक्स। ये भी आप एक्सट्रीम में चले गए। यहाँ पे सिर्फ भैया ने इतना बोला, क्या बोला कि ये ओपन करेगी नई संभावनाएं लेकर आएगी, है ना, ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन्स। आप क्या कह रहे हो? आप तो एकदम फैसला सुनाए दे रहे हो। आप कह रहे हो ये ना खगोल नई सफलताएं प्राप्त होंगी। भाई सिर्फ संभावनाएं व्यक्त करी गई हैं, समझ गए? ये भी गलत है और इसको एसएससी ने भी गलत लिया है। ठीक है, एसएससी ने भी तीसरे को गलत दिया है, लेकिन उन्होंने दूसरे को सही दिया था। ठीक है, तीसरा तो एसएससी ने भी गलत लिया है कि स्टडी ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स लीड टू न्यू ब्रेक थ्रूज इन एस्ट्रोफिजिक्स। गलत क्यों? मैं मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये फिर से एक्सट्रीम में चले गए भाई, एक्सट्रीम में चले गए, है ना। जैसे अभी हमने पीछे किया था क्या, पीपल आर विलिंग टू शिफ्ट फ्रॉम प्राइवेट व्हीकल्स। हमें अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, समझ गए? वही चीज़, हमें ये एक्सट्रीम में चलेगा। क्या एक्सट्रीम में चलेगा कि ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स की जो स्टडी है वो लीड टू न्यू ब्रेक थ्रूज इन एस्ट्रोफिजिक्स, है ना, यानी नई नई खोजें होने लग जाएंगी। भाई आप समझो, पहले ऐसी नई पॉसिबिलिटीज़ हैं ताकि हम उसको और समझ पाएंगे, ऐसी संभावनाएं हैं। आप तो एकदम फैसला सुनाए दे रहे हो कि होगा ही होगा, ऐसा बोल दे रहे हो, विल लीड टू, समझ गए? हाँ, कैन भी इस्तेमाल आप कर सकते थे, विल लीड टू वाला चीज़ें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, समझ गए? यस, तो यहाँ पे क्या लगाओगे? ओनली वन इज इम्प्लिसिट, जो कि जाहिर सी बात इन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया था। ठीक है, समझ गए? यानी देखो, तीसरा एसएससी ने भी गलत लिया है। दूसरा इनका गलत कैसे हुआ? आपने स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिखाए हैं। स्ट्रॉन्ग एविडेंस का बिल्कुल मतलब ये नहीं होता कि आप कंक्लूसिवली किसी चीज़ को प्रूव कर सकते हो, इसलिए गलत हो गया। हाँ, पहला क्योंकि वहीं से निकाला था तो सही था एकदम, समझ गए? यस, ये देखो क्या कह रहा है, वाइल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन एनर्जी प्रोडक्शन हैव मेड रिन्यूएबल सोर्सेज मोर कॉस्ट कम्पिटिटिव। ओके, कह रहा है जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं एनर्जी प्रोडक्शन में, हाँ समझिए, एनर्जी के प्रोडक्शन में, समझ गए, यानी जो ऊर्जा उत्पादन में जो तकनीकी प्रगति ने नवीकरणीय स्रोतों का अधिक लागत प्रतिस्पर्धी बना दिया है, यानी प्रोडक्शन बहुत आसान हो गया है। क्या कह रहे हैं भाई, नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई तो प्रोडक्शन करना, एनर्जी का प्रोडक्शन बहुत ही आसान हो गया है। ठीक है, have made renewable sources more cost competitive। समझ गए मैं क्या करूँ? while technological advancements in energy production have made renewable sources more cost competitive। ठीक है, their intermittent nature
किसका किसका इंटरमिटेंट नेचर, ध्यान से समझना है ना, समझना बहुत ज़रूरी होता है। रिन्यूएबल सोर्सेज की बात कर रहा है, ठीक है। जो रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे हम सोलर एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों की तो इस थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पे उसने ये तो नहीं कहा कि रिन्यूएबल सोर्सेज क्या है, ठीक है। तो रिन्यूएबल सोर्सेज देयर इंटरमिटेंट नेचर, लेकिन जो उनका ये नेचर है, कौन सा नेचर, अंतरालिक प्रकृति है ना, यानी जो लगातार वो जो है प्राप्त नहीं होते लगातार। प्रोडक्शन तो आसान है लेकिन लगातार वो, मैं समझाता हूँ अभी आगे क्या करता है, समझिए। दैट लार्ज स्केल, इसमें क्या होती है, स्टोरेज में प्रॉब्लम आती है। मैं समझाता हूँ ये एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है। जैसे भाई आपको सोलर एनर्जी चाहिए तो फिर आपको बहुत सारी बैटरीज भी चाहिए ना उसके साथ, आप वो स्टोर कहाँ पे करोगे ना, वो चीज़ें यहाँ पे बोल रहा है ना कि देर इंटरमिटेंट नेचर, जो इनका आंतरालिक प्रकृति है। सोचो ये चीज़ हिंदी में लिखी है, आंतरालिक प्रकृति, तो पहले तो बहुत ज़रूरी है, ये एक्चुअल Tier 1 का सवाल है कि आप समझें, भाषा को समझें, है ना। मान लो आप हिंदी में, इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है इंटरमिटेंट नेचर क्या है, फिर आप हिंदी में अंतरालिक प्रकृति, आप फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो पहले तो आपको यही दिक्कत दूर करनी है कि आपको समझने की कोशिश करनी है। मीन्स दैट लार्ज स्केल अडॉप्शन विल रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स इन एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज टू स्टेबलाइज द ग्रिड। कहाँ समझिए क्या कह रहे हैं। While technological advancements in energy production have made renewable sources more cost competitive, है ना, यानी बहुत आसानी से प्रोड्यूस हो जा रहे हैं। देयर इंटरमिटेंट नेचर, है ना, लेकिन उनका जो ये नेचर है, कौन सा नेचर, लार्ज स्केल अडॉप्शन अगर हमें चाहिए तो हमें सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी उनके स्टोरेज में। बैटरीज में बहुत चाहिए होती हैं, राइट, यस, टू स्टेबलाइज द ग्रिड, ताकि ग्रिड जो है स्टेबलाइज हो सके। क्या आपको सवाल समझ आ गया? हाँ, अब हम पहला एजम्पशन देखते हैं, क्या कह रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस आर नॉट कंटिन्यूअस। हाँ, जो कि आप इंटरमिटेंट का मतलब ही होता है जो कोई चीज़ अंतरालिक है, लगातार नहीं है, ठीक है। एंड नीड एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशंस, बिल्कुल आपने यही बोला, पहले आपने बोला कि देयर इंटरमिटेंट नेचर, किसका इंटरमिटेंट नेचर, रिन्यूएबल सोर्सेस का, तो हाँ वो कंटिन्यूअस नहीं है और उनके स्टोरेज में हमें सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। वही चीज़ आप यहाँ पे बोलो क्या कि नीड एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन होने चाहिए, यस, तो आप सही बोल रहे हो, ठीक है, सपोर्ट में। आगे कह रहा था हाई कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन मेक्स इट अडॉप्शन डिफिकल्ट विदाउट सब्सिडीज। ये भैया कहाँ से चले आए, आप तो बोले थे उसका प्रोडक्शन कैसा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से टेक्नोलॉजी जो इतनी बढ़ गई है, प्रोडक्शन बहुत आसान हो गया है, लेकिन स्टोरेज में दिक्कत आ रही, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हाई कॉस्ट नहीं लगेगी, स्टोरेज में हाई कॉस्ट की बात करिए। देखा, बहुत आसान इन्होंने दिए, पता क्यों, क्योंकि वो उनको पता था कि बहुत सारे बच्चे तो इसको समझने में ही दिक्कत होगी उनको, है ना, इसलिए उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ आसान रखी। देखो ये चीज़ सीधे दे दी, ये चीज़ देखो इन्होंने क्या बोला कि प्रोडक्शन में दिक्कत आ रही, जबकि दिक्कत स्टोरेज में आ रही, प्रोडक्शन में नहीं, है ना। तो इन्होंने ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि क्या, कि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की उच्च लागत नहीं, स्टोरेज में उच्च उत्पादन जो है इन्वेस्टमेंट लगनी है, ना कि आपकी यहाँ पे प्रोडक्शन में, ठीक है, तो गलत हो गया। कह रहा एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज आर अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ अ स्टेबल एनर्जी। क्या समझना, हमने यहाँ पे हम इससे क्या महत्वपूर्ण चीज़ निकल के आई कि प्रोडक्शन तो आसान है लेकिन स्टोरेज करने के लिए मैं इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, बस इतना सार निकल के आया इससे, ठीक है। वही क्या बोले कि एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज, है ना, जो एनर्जी को स्टोर करने की टेक्नोलॉजी है, आर अ नेसेसरी कंपोनेंट, क्या वो महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही तो बताया गया है। ऑफ, तभी तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें करी जा रही, ऑफ अ स्टेबल एनर्जी ग्रिड विद हाई रिन्यूएबल एनर्जी इनपुट, है ना, यानी जहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी का बात होगी वहाँ पे स्टोरेज की बात महत्वपूर्ण है कि नहीं, बिल्कुल है, यानी ये भी क्या सही है, यानी क्या बोल दोगे, ओनली 1 and 3 आर इम्प्लिसिट, यानी बहुत अच्छे से समझना, यही माइंड हंटर मेथड है। क्या अभी देखो यहाँ पे हमने क्या, सिर्फ हमने इसको अच्छे से पढ़ा, बहुत हम डीप में नहीं गए इसके कि ऐसा क्यों कहा गया है। अच्छा समझिए, अगर आप ध्यान से समझोगे तो मैंने आपको समझाया कि ऐसा क्यों कहा गया है, क्यों स्टोरेज में ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि वो हमें बैटरीज लगानी होती है ना, राइट। हम एजम्पशन में आउटसाइड का नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम इसको समझने की बात कर रहे हैं कि जो स्पीकर ने ये बात कही है तो क्यों कही है, ठीक है, क्योंकि हमें स्टोरेज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, ओनली 1 and 3 आर इम्प्लिसिट, है ना, समझ गया भाई, स्टोरेज में ज़्यादा पैसा क्यों लगाना है, क्योंकि बैटरीज आपको चाहिए होती है, प्रोडक्शन आसान है, सन से सीधे किरणें गिरी, काम हो गया, लेकिन इसको स्टोर करके कैसे रखोगे, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे आपको बैटरीज चाहिए होंगी, है ना, ठीक है। ये देखो क्या कह रहे हैं, रैपिड एडवांसमेंट, ये एक्चुअली इतने बड़े सवाल एक्चुअली में आए आपके Tier 1 में। रैपिड एडवांसमेंट इन जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज, अब जब जीन समझते हो, जीन्स होती हैं, तो
उसमें जो रैपिड एडवांसमेंट आ रही है इन टेक्नोलॉजीज़ में, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज़ में जो एडवांसमेंट आ रही है, सच एज, जैसे यहाँ पे एक नाम लिखा है, ऑफर्स इमेंस पोटेंशियल ऑफर करती है फॉर क्योरिंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स। बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। तो अगर हम जीन को ही एडिट कर दें, जेनेटिक है ना, समझ गए, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, है ना, समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ लिखा होगा आनुवांशिक जो विकार होते हैं ना, यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, है ना, उनकी जीन में ही प्रॉब्लम है ना। लोग बोलते हैं अपनी, कुछ लोग बहुत ऐसे होते हैं तो बोलते हैं उनकी जीन्स की तारीफ करते हैं, राइट। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो भैया चले आ रहे हैं, है ना, तो अगर हम उसको एडिट कर दें, वही उसी की बात कर रहे हैं। तो वही बोला क्या कि जो रैपिड एडवांसमेंट जो हो रहा है, बहुत तेजी से बढ़ोतरी जो हो रही है जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज में, जो बहुत बढ़ोतरी हो रही है, वो क्या है, इमेंस ऑफर करेगी, इमेंस पोटेंशियल ऑफर करती है फॉर क्योर मतलब इलाज करना, किसका इलाज करना, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनके इलाज करने में। अच्छा भैया ने ये बात बोली है तो अच्छी बात होगी, ठीक है, बट बोल दिया, बट अभी तो अच्छी बात बोली, अभी कुछ बोलना है क्या, बट इट ऑल्सो रेजेस कंसर्न्स अबाउट द एथिकल इम्प्लीकेशंस। अभी हमने एआई वाला सवाल किया था कि एआई इसको बढ़ाएगी तो सही, लेकिन वहाँ पे एथिकल चीज़ों की बात आ रही थी। वही चीज़ यहाँ पे हुई कि यहाँ पे जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज हैं, इनमें एडवांसमेंट हो रहा है, जिससे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को क्योर करने में मदद मिलेगी। लेकिन इससे क्या होगा, एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ एडिटिंग ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन जीन्स को आप एडिट कर रहे हो, क्या ये सही है मोरली करना, क्या नैतिकता इसका आपको सपोर्ट करती है, ये चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं एजम्पशन पे, हम समझ गए। अब अगर हम इसमें माइंड हंटर लगाएं, माइंड हंटर मेथड, तो उसका मतलब क्या होगा कि भैया ने ये बात क्यों बोली, ये वाली बात क्यों बोली, बट इट ऑल्सो रेजेस कंसर्न्स अबाउट एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ एडिटिंग द ह्यूमन जीनोम। हमें वो स्पीकर के माइंड में जाने की जरूरत है कि ऐसा क्यों बोला होगा। भाई आप सोच के देखो, अगर हम जीन्स को ही एडिट कर दें इंसान के, क्या ये एथिकली सही है करना? नेचर का अपना एक प्रोसेस है, क्या उससे छेड़छाड़ करनी सही होगी, है ना। इस वजह से ये स्पीकर ने बात बोली, ठीक। अब असम्पशन देखो, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज, अच्छा, कैन पोटेंशियली क्योर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। हाँ, पहली लाइन को एज इट इज उठा के रख दिया इन्होंने, है ना। वही बात बोला जो भैया ने बोली, क्या कि जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो क्या क्योरिंग जेनेटिक डिसऑर्डर, इमेंस पोटेंशियल है उनमें। हाँ, वही बात आप बोले तो आप सही हो, ठीक। आगे देखो, दूसरा देखो, एथिकल कंसर्न्स आर अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एडवांसिंग जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज, है ना। क्या नैतिक चिंताएं जीन संपादन तकनीकों के विकास का एक स्वाभाविक परिणाम है? बिल्कुल, भैया ने यही बात बोली थी। क्या बट जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज रेज करती हैं, देखो रेज आया, रेज करती हैं, वही यहाँ पे पूछा क्या आर कॉन्सिक्वेंस, ना नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है कि नहीं, एथिकल कंसर्न्स आर नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एडवांसिंग जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज। यानी अपने आप, यानी जब भी आप जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज की बात करोगे, एथिकल कंसर्न्स नेचुरली अपने आप आगे आ जाएंगे। हाँ, यानी भैया की बात को ही दोहरा रहे हैं। पहली लाइन में पहला स्टेटमेंट दिया, दूसरी लाइन में दूसरा स्टेटमेंट दे दिए। देखो, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज रेजेस कंसर्न्स अबाउट द एथिकल, अपने आप, है ना। जैसे आप बात करोगे जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज की, तुरंत ही बात दिमाग में आ जाएगी यार कि एथिकल कंसर्न्स भी हैं। हाँ, तो बिल्कुल सही है, ठीक है, आपने वही बात दोहराई। तीसरा क्या कह रहा है, द पोटेंशियल फॉर जीन एडिटिंग टू क्योर जेनेटिक डिसऑर्डर आउटवेज द एथिकल कंसर्न्स। ये आउटवे वाली बात कहाँ से आ गई? भैया ने 50-50 बात बोली कि हाँ भैया ये जेनेटिक डिसऑर्डर को क्योर भी करेगी, लेकिन एथिकल कंसर्न्स है, इतनी तो बात बोली। आप कह रहे हो ये इससे ज़्यादा है, वो उससे कम है। भाई ये हमें इससे क्या मतलब, हमें अपना अम्बई अम्मा नहीं बनना, हमें उसमें अपना ज्ञान उसमें नहीं लगाना है, समझ गया ना मैं क्या करूँ। फिर वही गवर्नमेंट वाला एग्जांपल, गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप दी, आप करो गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड मनी है। हमको आपको कैसे पता गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड मनी है? हमें अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। आप क्या करो कि अनुवांशिक विकारों को ठीक करने के लिए जीन संपादन की क्षमता नैतिक चिंताओं से अधिक है। हमें क्या पता अधिक है कि कम है? हमें भैया ने सिर्फ इतना बोला कि ये इसमें नैतिक कंसर्न्स उठते हैं, हाँ, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर को क्योर करती है। बस कौन अधिक है कौन ज़्यादा उससे हमें बिल्कुल मतलब नहीं है, ठीक है। यानी क्या है, गलत हो गया। जैसे क्या बोलोगे, ओनली 1 and 2 आर इम्प्लिसिट। सिंपल है। जहाँ सवाल ये लिया था उस बंदे ने ये चीज़ गलत कर दी, क्योंकि उसने ये क्लास देखी नहीं थी, लेकिन आप ये क्लास देख रहे हो, ठीक है। ये देखो क्या करें, डिस्पाइट द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, है ना। क्लास लंबी हो गई, फिर भी देख लो। अब इसके बाद कंफ्यूजन नहीं आई कभी आपको, चाहे जितने बड़े सवाल देते। डिस्पाइट द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, ध्यान से समझना ये चीज़। फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, है ना, यानी क्या कह रहे हैं, भविष्य की प्रौद्योगिकों, भविष्य में जो टेक्नोलॉजीज आएंगी कि अप्रत्याशितता के बावजूद इतनी टफ हिंदी लिखी होती है। भाई हम लोग जो बोलते हैं वही, ये कौन सी हिंदी है, ठीक है। डिस्पाइट द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज आएंगी, उनके बारे में हम कुछ गेस कर सकते हैं,
जैसे मैं बताता हूँ, जैसे आप रोबोट को सोचो, ऐसा क्यों बोला हो, जैसे कोई रोबोट देखो, अभी जैसे बहुत सारी बात आपने देखी होगी चलती रहती है कि जैसे अभी मैं देख रहा था चाइना में जो एक रोबोट है उसने उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया रेस में, राइट। तो ये वो होता है कि भाई कहीं वो टर्मिनेटर बन के हम सबको है ना उड़ाना दे, तो वो चीज़ यानी एक अनप्रडिक्टेबिलिटी रहती है फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। हाँ, इसके बावजूद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स मस्ट इवॉल्व टू प्रीएम्प्ट एथिकल क्राइसिस। समझ गए क्या लिखा, क्या करें, नैतिक संकटों को रोकने के लिए विनियामक ढांचे विकसित होने चाहिए। रेगुलेट प्रीएम्प्ट का क्या मतलब होता है, पहले से ही समझ जाओ भैया। फ्यूचर टेक्नोलॉजी अनप्रडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि वैसा कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, राइट। लेकिन जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जो उनको रेगुलेट करती हैं इन सब चीज़ों को, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को रेगुलेट करेंगे, इस फ्रेमवर्क को रेगुलेट करेंगे, उसे जो है ढांचा बनाएंगे, समझो मतलब रेगुलेट करने मतलब क्या होता है, उसे संभालना। तो मस्ट इवॉल्व पहले ही आगे बढ़ के आना चाहिए, और प्रीएम्प्ट एथिकल क्राइसिस, इस तरह के कोई एथिकल क्राइसिस अगर हो तो उसे हमें रोक देना, मतलब उस पर हमें फ्रेमवर्क बना देना चाहिए, मजबूत ढांचा बना देना चाहिए कि ऐसी चीज़ें ना हो, उससे बचत मिले। ठीक है, क्या कह रहा है असम्पशन देखो, कह रहा है अनरेगुलेटेड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ कैन कॉज एथिकल डिलेमास। ध्यान से समझिए। हमने क्या बोला यहाँ पे, क्या बोला, मैंने बोला हमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ फ्यूचर टेक्नोलॉजी, मैं इसको स्टार मार्क करूंगा, ठीक है, ये बड़ा सवाल है, ठीक है, अच्छा सवाल है। अगर आपको ये तरीके पता है तभी आप कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे माइंड हंटर मेथड लगाएं तो आप क्या समझते हो, डिस्पाइट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ फ्यूचर टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देता है कि क्यों बात बोली होगी, जैसे मान लो टर्मिनेटर बन जाए रोबोट कभी, अभी हम बना रहे हैं, हाँ, तो उसको अनप्रेडिक्टेबल है कि नहीं, कि अभी नहीं भी बन सकते हैं, ऐसा जरूरी थोड़ी ऐसा हो, समझ गए, डेस्टिन थोड़ी है। हाँ, अच्छा, इसलिए ये चीज़ बोली होगी स्पीकर ने। हाँ, अब दूसरा स्टेटमेंट क्यों बोला होगा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स मस्ट इवॉल्व टू प्रीएम्प्ट एथिकल क्राइसिस, यानी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनने चाहिए, इस पे बहुत ध्यान दिया, राइट, स्पीकर ने, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पहले ही बना लो, प्रीएम्प्ट एथिकल क्राइसिस आने से पहले ही बना लो, ऐसा राइटर ने, स्पीकर ने इस पर ध्यान दिया है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने पे, है ना। अच्छे लेवल का सवाल है ये, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मस्ट इवॉल्व टू प्रीएम्प्ट, पहले ही कर दो, है ना, समझते हो ना, प्री समझना, प्री वेडिंग, प्री ये फलाना, प्री वो ये वो, समझते हो ना, वही चीज़ है। प्रीएम्प्ट एथिकल क्राइसिस, इस तरह का कुछ खड़ा हो उससे पहले प्रीएम्प्ट कर दो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को इवॉल्व करके, राइट, यस। अब देखो क्या करें, अनरेगुलेटेड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, यानी अगर टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ अनरेगुलेटेड हुई, हमने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं बनाया, तो एथिकल डिलेमास उठेंगे, यस बिल्कुल, यही तो आप बोल रहे हो, तभी तो, वरना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्यों बनाते, एथिकल क्राइसिस, समझ गए, इसीलिए इन्होंने क्या बोला है, होंगे ही होंगे नहीं पता, लेकिन आपने बोला कैन बोला ना आपने। अभी एक जगह पे फैसला सुना रहा था कि विल लीड टू, जब मैंने कहा गलत था, समझ के, याद है, विल लीड, जो ऐसा क्वेश्चन नंबर 11 मैंने कहा था कि हमें फैसला नहीं सुनाना, हाँ कैन बोले वो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने फैसला थोड़ी बना सुना है, आपने क्या बोला, तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स होने चाहिए, हाँ, क्योंकि आप भी श्योर नहीं हो भाई, फ्यूचर टेक्नोलॉजी कैसी है, अनप्रेडिक्टेबल है, तो आप भी श्योर नहीं हो कि क्या होगा, लेकिन इसलिए आपने बोला कि हाँ भाई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जरूर होना चाहिए पहले से पहले, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि आगे क्या होगा, तो एटलीस्ट हम समझ तो जाए। हाँ, यानी इसका मतलब अनरेगुलेटेड टेक्नोलॉजी जो है वो उनकी ग्रोथ कैन कॉज एथिकल डिलेमास, यस, इसलिए ठीक है, सही है। एथिकल स्टैंडर्ड्स आर ऑफन रेट्रोफिटेड टू एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, देखो मैंने कहा बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है, क्या कह रहा है, जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं आर ऑफन रेट्रोफिटेड, यानी पहले हम नियम कानून बना देते हैं, चीज़ें आ जाती हैं, टेक्नोलॉजी आ जाती है, उसके बाद लगाते हैं, कैसा है, यस, इसीलिए प्रीएम्प्ट का इस्तेमाल किया गया है। ये भाई सस्सी कहाँ जा रही, कभी कभी बहुत फुद्दू सवाल गलत पूछ दिया, कभी बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये प्रीएम्प्ट शब्द का बहुत मतलब है, सीधे कनेक्ट कर रहा है एजम्पशन नंबर 2 से। यहाँ पे क्या बोला कि जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं क्या वो रेट्रोफिटेड होते हैं, यस, तभी तो स्पीकर ने प्रीएम्प्ट पे ध्यान दिया कि पहले से लगाओ, इसका मतलब अभी तक पहले से नहीं लग रहे थे, वरना वो ये बात बोलता ही क्यों प्रीएम्प्ट वाली, है ना। इसका मतलब आपका रेट्रोफिटेड का क्या मतलब क्या होता है कि फिर से जोड़ा जाता है, यानी बाद में जोड़ा जाता है। रेट्रो आपने सुना होगा, रेट्रो ज़माने के गाने सुने ना, पुराने ज़माने के गाने, रेट्रो, आपने ऐसा करके आता भी था कुछ शो टाइप का, रेट्रो ज़माने के गाने, हाँ, तो वही है रेट्रोफिटेड, यानी बाद में फिट करते हो, इसीलिए उसने प्रीएम्प्ट की बात करी है ना, कि पहले से पहले ही बना लो। इसका मतलब क्या है कि एथिकल स्टैंडर्ड्स आर ऑफन रेट्रोफिटेड एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में, यस, बाद में, तभी तो आपने प्रीएम्प्ट की बात करी, यानी क्या है, सही है। आगे क्या करें, रेगुलेटरी सिस्टम्स कैन ऑलवेज, देखो जैसे ही पढ़ना शुरू ही किया था कि लग गया कि गलत ही होगा, कैन ऑलवेज, ये देखो एक्सट्रीम में चले जा रहे हैं, एक्यूरेटली प्रेडिक्ट टेक्नोलॉजिकल आउटकम्स, पहली लाइन में बोल दिया था कि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज कैसी हैं, अनप्रेडिक्टेबल हैं,
राइट, यस है कि नहीं? हाँ, आप कह रहे रेगुलेटरी सिस्टम्स कैन ऑलवेज एक्यूरेटली प्रिडिक्ट, नहीं भैया गलत हो गया, ये गड़बड़ कर दिया आपने, ठीक है। पता ही समझ आ रहा होगा कि एक्सट्रीम में जा रहा है, उस दायरे से बाहर चला जा रहा है, गलत कर दिया। रेगुलेटरी सिस्टम्स कैन ऑलवेज एक्यूरेटली प्रिडिक्ट, देख रहे हो कितना एक्सट्रीम में जा रहा है। टेक्नोलॉजिकल आउटकम्स नहीं, समझ गए? हम पहले स्पीकर ने क्या बोल दिया कि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज अनप्रडिक्टेबल है, हम नहीं जानते कि रोबोट टर्मिनेटर बन जाएंगे और मास्टर शुरू कर देंगे, ऐसा कुछ हमें नहीं पता, राइट। इसलिए हमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना देना चाहिए ताकि प्रीएम्प्ट कर दें एथिकल क्राइसिस को, राइट। इसीलिए इन्होंने क्या बोला एथिकल, क्योंकि प्रीएम्प्ट की बात क्यों करी, क्योंकि अभी तक जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज थी, जाहिर सी बात उसमें बाद में आप लगाते होगे, इसीलिए उसने प्रीएम्प्ट का इस्तेमाल किया कि भैया पहले ही कर लो इस बार। क्या हो जाएगा, ओनली 1 and 2 आर इम्प्लिसिट, ठीक है, क्योंकि तीसरा तो गलत हो गया, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट में मैंने भैया ऐसा एग्जांपल लिया सिंपल सा कि आप बस समझ जाओ, यहाँ से कंक्लूड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आज संडे है, आज क्या है, संडे। भैया ने क्या बोला, भैया ने कहा आज संडे है, मुझे बस इतना पता भैया ने यह बोला है कि आज संडे है। अच्छा, अजम्पशन क्या है, टुमारो इज मंडे। अच्छा, अब ये कंक्लूजन नहीं है, देखो अजम्पशन कंक्लूजन से कैसे अलग होते हैं। इतनी सी स्टेटमेंट से क्या आप ये कंक्लूड कर सकते थे क्या ये करें, नहीं, इसलिए अजम्पशन कहा जाता है इसको। टुमारो मंडे है, यस, भैया चाहे ना चाहे लेकिन कल मंडे होगा, हाँ राइट, भैया चाहे ना चाहे लेकिन कल क्या होगा, कल मंडे होगा, हमें पता है, राइट, क्योंकि आज संडे है तो कल मंडे ही होना है। अब भैया चाहे ना चाहे, क्योंकि कल मंडे ही होता है, संडे के बाद मंडे ही आता है, राइट। अगला क्या है, टुडे इज हॉलीडे, ना, ये भैया की मर्जी पर डिपेंड करता है कि संडे को हॉलीडे होगी कि नहीं होगी, है ना, समझ गए, ये भैया पर डिपेंड करता है कि संडे को हॉलीडे होगी कि नहीं होगी, हम वो हमारे पास नहीं पता है, लेकिन हमें इतना पता है कि भैया चाहे ना चाहे संडे के बाद मंडे आएगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, ओनली 1 इज इम्प्लिसिट। अच्छा, अब मालूम मुझे श्योर होना कि ये चीज़ सही है, कैसे सही, आप निगेट करके देख लो, आप नॉट लगा के देख लो, आप बोलो टुमारो इज़ नॉट मंडे। अगर मैं बोल दूँ टुमारो इज़ नॉट मंडे, क्या ये खत्म नहीं हो गया? अगर कल मंडे नहीं है तो फिर आज संडे भी नहीं है ना, समझ गया? देखो इसमें नॉट लगा के देखो, टुमारो इज़ नॉट मंडे, मैं बोलो कल मंडे नहीं है तो फिर आज संडे भी नहीं है, समझ गया कि नहीं समझ गया? अगर आज मंडे नहीं, कल मंडे नहीं तो आज संडे भी नहीं, यानी ये खत्म हुआ तो ये भी खत्म होगा, इसका मतलब ये क्या है, सही है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोल दिया कि टुडे इज नॉट अ हॉलीडे, कि आज छुट्टी नहीं है, तो आपको नहीं पता ना भाई, जरूरत होगी संडे को छुट्टी होगी, है ना। आज मैं बोलूँ छुट्टी नहीं, तो क्या ये खत्म हुआ, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, आज संडे जरूरत होगी छुट्टी हो, है ना। तो टुडे इज नॉट अ हॉलीडे, अगर मैं बोलूँ ना, इसमें निगेट करूँ, मानो निगेट मैंने बताया था ना, अगर मैं नॉट लगाऊँ मैं, टुडे इज नॉट अ हॉलीडे, तो क्या ये खत्म हुआ, नहीं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, लेकिन अगर मैं बोलूँ कल मंडे नहीं है तो ये भैया अस्तित्व खत्म हो गया है, क्योंकि कल अगर मंडे नहीं है तो फिर आज संडे नहीं होगा, समझ गए? हाँ, तो यानी क्या हो जाएगा, ओनली 1 इज इम्प्लिसिट, ठीक है। तो ये क्लास थी, आई होप आपको बढ़िया लगी होगी। अब हम स्टेटमेंट कंक्लूजन की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।